वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे पहले हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। सबसे पहले इस थ्योरम से क्वेश्चन क्या बनता है उसको देखेंगे। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप में, एक आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में सिंपल इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पूछ लेगा। लॉन्ग आंसर टाइप में स्टेटमेंट के साथ साथ हमें इसका एक्सप्रेशन भी डेराइव करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन है द राइट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ साथ आपको एक्सप्रेशन भी डेराइव करना है। करें शुरू। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट देखो। देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, कुछ की पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, जब सर्किट में इंटरनल इंपिडेंस, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, इंटरनल इंपिडेंस लोड इंपिडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर हो। किसके बराबर हो? कॉन्जुगेट ऑफ लोड इंपिडेंस, ये कंडीशन रहेगी। दैट टाइम सर्किट में से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। दैट टाइम सर्किट में से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहां पर हम इंटरनल इंपिडेंस को डिफाइन करेंगे जेड इक्विवेलेंट से, विच इज डिफाइंड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आइटा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। जेड एल को, जो कि लोड रेजिस्टेंस है, इसको हम डिफाइन करेंगे आर एल प्लस आइटा एक्सएल, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट ये बोलता है कि जब जेड इक्विवेलेंट लोड इंपिडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर हो, दैट टाइम सर्किट में से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जेड एल स्टार होता क्या है? जेड एल स्टार का मतलब समझते हो क्या आप? आइटा का माइनस आइटा से रिप्लेस कर दो, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट, ठीक है। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट जब जेड एल स्टार के बराबर है, दैट टाइम मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आर एल माइनस का आइटा एक्सएल, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? आर एल माइनस का आइटा एक्सएल। यदि जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू ये निकल कर आ रही है, इट मीन वी कैन से जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड एल, ठीक है। दैट टाइम सर्किट में से पावर का मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ये इसके इक्विवेलेंट कब होगा? जब आप डिफाइन करोगे बेटा, मतलब आप प्रूफ करोगे कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? आर एल के बराबर आया। एंड एक्सएल किसके बराबर, एक्स इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? माइनस ऑफ एक्सएल के बराबर आया। एक्स इक्विवेलेंट माइनस ऑफ एक्सएल के बराबर आया, तभी तो आप जेड इक्विवेलेंट को ये लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को यूज में लेते हुए आर इक्विवेलेंट को आर एल के बराबर प्रूफ कर देंगे, एक्स इक्विवेलेंट को माइनस ऑफ एक्सएल के प्रूफ कर देंगे। यदि ये प्रूफ हो गया तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि जेड इक्विवेलेंट जेड एल स्टार के बराबर होता है, इट मीन कॉन्जुगेट ऑफ जेड एल के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कब मैक्सिमम पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? जब इंटरनल इंपिडेंस किसके बराबर हो जाए? कॉन्जुगेट ऑफ लोड इंपिडेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इफ इंटरनल इंपिडेंस ऑफ, इंटरनल इंपिडेंस हम यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट से डिफाइन करेंगे, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉन्जुगेट ऑफ लोड इंपिडेंस विच इज जेड एल, then power transfer will be maximum towards load from the electric source, ठीक है। करें अब इसका प्रूफ स्टार्ट करें। ओके, इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करा है। सोर्स के लिए हमने ए इक्विवेलेंट लिया है यहाँ पे, ठीक है। जेड इक्विवेलेंट, दिस इज इंटरनल इंपिडेंस, दिस इज इंटरनल इंपिडेंस, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। लोड इंपिडेंस क्या है बेटा? लोड इंपिडेंस है, ठीक है। अब डिफाइन भी कर दो कि जेड इक्विवेलेंट क्या है और जेड एल हमारा यहाँ पर क्या है। लिखो इसको, ए इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज ली है, जेड इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट इंपिडेंस है, या आप इसको इंटरनल इंपिडेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही क्या है आपका? इंटरनल इंपिडेंस भी है। ओके, नेक्स्ट हमने जेड को डिफाइन करा है लोड इंपिडेंस, ठीक है। सो इक्विवेलेंट इंपिडेंस ऑफ द सोर्स इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस के बराबर होता है। डिफाइन करते हैं ना हम इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में।
तो जेड इक्विवेलेंट को हमने यहाँ पे कंसीडर करा है कि दिस इज आर इक्विवेलेंट प्लस का आइटा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जेडएल बता दो, जेडएल क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस प्लस का आइटा एक्सएल। लेट अस कंसीडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट, देन for it is essential that the internal impedance of the source is conjugate to the load impedance. So we have to prove Z equivalent and ZL are the conjugate. हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ये प्रूफ हो गया, इट मीन दैट टाइम सर्किट में से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि पावर क्या है, पावर होती है I मल्टीपल V, ठीक है, होती है। अब पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, आई, यहाँ पे हम करंट आई एल ले लेते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आई आर ना, आई आर बाय द ओम्स लॉ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई आर मैंने लिख दिया। इट मीन पावर का जो फॉर्मूला है बेसिकली आई स्क्वायर एल आर, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इसमें आई एल पता कर लेते हैं, आई एल पता कर लेते हैं। आई एल पता लग गया तो मुझे पावर पता लग जाएगी। अब पावर पता लग गई मुझे तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा देंगे हम। कैसे मैक्सिमम पावर, किसी भी सर्किट में से मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लॉड रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आईएल पता करो, आईएल क्या है, आईएल के बाद आप पी पता करो, पी पता लग गया तो उसके बाद ये कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन लगा दो, ठीक है। ये सब मैथमेटिक करने के बाद यदि जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू जेडएल कॉन्जुगेट आ रहा है तो फिर आप बोल दोगे कि यस यहाँ से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आईएल कैसे पता करें, आईएल सिंपल सा ओम्स लॉ पे चल जाते हैं हम यहाँ पे। ओम्स लॉ पे कैसे, ओम्स लॉ क्या होता है, आई वी इक्वल टू, वैसे तो आई आर होता है, ठीक है। तो आई कितना हुआ, वी इज डिवाइड बाय आर। आई इक्वल टू वी क्या है, वोल्टेज सोर्स जो आप अप्लाई करते हो विच इज इक्विवेलेंट, क्या है यहाँ पे इक्विवेलेंट। आर, आर यहाँ पे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे इम्पिडेंस के फॉर्म में है। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो दोनों का एडिशन होता है, समझते हो ना। सेम वही रेजिस्टेंस वाला हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है। यदि हमारे पास सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस है तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब उनको एड करते हैं, और यदि यही रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज द रिजल्टेंट 1/R विच इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इम्पिडेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे तो हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट जेड, जेड की वैल्यू हमें पता है क्या है, आर इक्विवेलेंट प्लस आइटा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस एक्सएल जेडएल, सॉरी जेडएल क्या है आपका, आर इक्विवेलेंट प्लस का आइटा एक्सएल, ठीक है। अब हम यहाँ से रियल रियल वैल्यूज को एक साथ रख लेंगे, इमेजनरी इमेजनरी वैल्यूज को हम एक साथ लिख लेंगे, तो आई हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गई होगी कैसे लिखी है। बेसिकली यहाँ पे हमने सीरीज सीरीज में यदि दोनों कनेक्टेड है तो वो कॉन्सेप्ट लगाया है जेड इक्विवेलेंट प्लस जेडएल। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड इक्विवेलेंट एंड जेडएल, यदि हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आई का एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे रियल वैल्यूज को एक साथ लिख लो, आइटा वाली वैल्यूज को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म किस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिफाइन करी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, दिस इज रियल वैल्यू, दिस इज रियल वैल्यू, दिस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो आप यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वैल्यू का स्क्वायर। तो देखो इस करंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हमने वो ही राइट डाउन करा है, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। अब आई पता लग गया, ठीक है, तो पी निकाल लोगे, पी क्या होगा, आई स्क्वायर एल बताओ आर एल, ठीक है। अब आई स्क्वायर तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें पावर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो पी क्या है हमारे पास, आई वी, वी की वैल्यू मैंने आई आर पुट करी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। आई ये रहा, इसका स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे तो पी वैल्यू आ जाएगी, कैसे, ए स्क्वायर इक्विवेलेंट इज डिवाइड बाय, अंडर रूट हटा दू ना, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट हटा देते हैं हम इसका, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्विवेलेंट इट्स मल्टीपल आर, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला निकल कर आ गया। बेसिकली
कुछ भी नहीं किया हमने, इक्वेशन नंबर 5 से आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर पुट करी है, तो ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो नाउ अब द नेक्स्ट स्टेप देखो। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होगी, इधर देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपको ये जो आर्बिट्री वाला टर्म है इसको जीरो पुट करना है। एक एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्सएल, इसको हमें क्या करना है, जीरो पुट करना है, तब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमने क्या करा, इसको जीरो पुट कर दिया आर्बिट्री वाली टर्म को, तो यहाँ से एक्स इक्विवेलेंट कितना आ गया, माइनस एक्सएल। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि आपको एक्स इक्विवेलेंट को माइनस का एक्सएल प्रूफ करना है और आर इक्विवेलेंट को आर एल प्रूफ करना है। ठीक है, यदि हम ये प्रूफ कर दे तो हमारे पास जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो एक टर्म तो हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, तो आपके पास पी क्या रहा, हमने ये टर्म क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है, तो पी का मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला बच गया, ई स्क्वायर इक्विवेलेंट, यहाँ से स्क्वायर हटाना है ना, इट्स डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। ठीक है, अब क्या करें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन लगा देते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन क्या बोलती है, आर एल के रेस्पेक्ट में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, जीरो पुट कर दो। ठीक है, वो ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर P का हमने सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले गए, तो ये इसकी पावर माइनस का 2 हमने लिख दी। क्यों, बिकॉज अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इजी रहेगा हमारे लिए। सो नेक्स्ट, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पावर विल बी जीरो। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आर एल, ये भी लिखना। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आर एल, विद रेस्पेक्ट टू आर एल। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे dp अपॉन डी आर एल इक्वल टू जीरो। अब इसका आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट करना है। तो अब ये मैथमेटिक है, अब कैसे करें, इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो d बाय डी ऑफ आर एल, आपको यहाँ पर आर एल आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड को कांस्टेंट, उससे कर दो। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा तो 1 आया, और सेकंड टर्म वैसे के वैसे, ये सेकंड टर्म वैसे के वैसे। ठीक है, प्लस प्लस फर्स्ट वैसे के वैसे रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, तो एन कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिख लिया। एक्स क्या है, ये पूरा ब्रैकेट वाला वैल्यू एक्स है, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला वैल्यू एक्स, एन माइनस वन, माइनस का 2 ऑलरेडी है और माइनस वन, तो कितना हुआ, माइनस का 3, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 2 आर एल और इसकी पावर माइनस का क्यूब इक्वल टू जीरो। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसकी पावर माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस की 3 है, तो ये एक पूरा माइनस का 2 कॉमन आ रहा है पावर में, है ना, और ये ऑलरेडी हमारे पास बाहर था। आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की पावर माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ 1 रह गया, माइनस दिस, और इसकी पावर एक की बची थी माइनस 1, तो माइनस 1 था तो उसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, अब ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, और ये वाली टर्म भी जीरो हो नहीं सकती, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो। यदि ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इक्वल टू 2 आर एल अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यदि हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल इक्वल टू 2 आर एल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 आर एल, ये वाला आर एल इधर लेके चल जाओ, तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर एल आ गया। हमें ये कहीं ना कहीं यही प्रूफ करना था कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, आर एल के बराबर। एक्स इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, माइनस एक्सएल के बराबर होता है। यदि ये इन दोनों के इस तरह से इक्वल में आ रहे हैं, तो आप जेड इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट प्लस आइटा एक्स इक्विवेलेंट था, ठीक है, और जेडल हमारा क्या था, आर एल प्लस आइटा एक्सएल था। ठीक है, सो बाय द अबाउ कंडीशन, बाय अबाउ कंडीशन, जेडल को हम क्या लिख सकते हैं, आर एल किसके बराबर है, आर इक्विवेलेंट के, तो हमने आर इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, आइटा आइटा एक्सएल किसके बराबर है, माइनस का एक्स इक्विवेलेंट के, तो ये माइनस का एक्स इक्विवेलेंट, तो जेडल ये बेसिकली है क्या आपके पास, बताओ बताओ, जेड इक्विवेलेंट का कॉन्जुगेट। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी यहाँ पर यदि जेडल कॉन्जुगेट हो जेड इक्विवेलेंट का, या फिर जेड इक्विवेलेंट कॉन्जुगेट हो किसका, जेडल का। ठीक है,
दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, इसको राइट डाउन कर लो, थोड़ा सा मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, इसको आगे और मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि जब इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स, कहाँ गए अपन, एक सेकेंड है ना, internal impedance of the source is the conjugate of the load impedance, that time maximum power का वहाँ पे ट्रांसफर होगा।